नमस्कार बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक की कंज्यूमर पर्सनालिटी में, जिसका नाम है थेरीज ऑफ पर्सनालिटी। थेरीज ऑफ पर्सनालिटी पे जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली थेरीज आती है फ्रूडन थेरी। अब फ्रूडन थेरी के जब बारे में जब बात करें तो ये बनाई है सिगमंड फ्रूड ने, एंड दिस थेरी इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, कि भैया एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसे फ्रेम होती है, उस चीज पे ये थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने बनाई। एंड he built this theory on the premises that unconscious need, especially sexual and other biological drives, all are root force of determining human motivation and personality। ठीक है। अब यहाँ पे जब वो बात करता है अनकॉन्शियस नीड, तो अगर ब्रेन को देखें तो ब्रेन बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में। ओके, तो एक चीज तो बहुत क्लियर करता है सिगमंड फ्रूड यहाँ पे कि जो हमारे बिहेवियर है वो कुछ हद तक अनकॉन्शियस नीड से भी ड्राइव होता जरूर है। एंड यहाँ पे जब सिगमंड फ्रूड बात करते हैं सेक्सुअल एंड बायोलॉजिकल ड्राइव, बायोलॉजिकल ड्राइव सिंपल है, रोटी कपड़ा, है ना, और आपके जो बेसिकली फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं, ओके, वो फिजियोलॉजिकल नीड को मैं बायोलॉजिकल नीड में भी डाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब वो सेक्सुअल नीड्स के बारे में है तो सेक्सुअल ड्राइव्स के बारे में बात कर रहा है, तो वो सेक्सुअल ड्राइव बेसिकली बचपन से लेके, है ना, जब आप पैदा होते हैं तब से लेके अब बड़े होते हो तो आप अलग अलग स्टेजेस से पार होते हो, अलग अलग एज से, है ना, हर एज पे आप कुछ नया सीखते हो। तो यहाँ पे जब सेक्सुअल ड्राइव्स की बात आती है तो ये सेक्सुअल ड्राइव्स बेसिकली आपके प्राइवेट ऑर्गन्स को भी समझने की कोशिश कर रहा है एक छोटा सा बच्चा, और बाउल मूवमेंट्स बेसिकली पॉटी कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बच्चा जो सीखता है वो भी एट द एंड ऑफ द डे पर्सनैलिटी में फ्रेम होता है। ओके, तो इस थ्योरी को थोड़ा सा ओपन माइंड से देखना, बिकॉज सिगमंड फ्रूड जब इस थ्योरी को बताते हैं तो ये जो पूरी थ्योरी है वो अलग अलग स्टेजेस से होके निकलती है। ओके, अब जब अलग अलग स्टेजेस को आगे देखते हैं किस तरीके से वो बताता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ह्यूमन पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ ID, ego, and superego. Now, these three are interdependent forces, and human behavior is dependent on the interaction of these 3 factors. तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, ईगो और सुपर ईगो, इसको हम वो जो 3 लेटर्ड वर्ड ईगो है उससे कंपेयर ना करें। ओके, तो ईगो जस्ट एक बॉडी के सेल्फ को, मतलब आपके सेल्फ को एक नाम दिया है ईगो और सुपर ईगो। तो ये किस तरीके से देखता है, तो इसका एक बेसिक डायग्राम जो इंटर रिलेशनशिप है वो पूरा इंटर रिलेशनशिप इस तरीके से दिखता है। ओके, अब यहाँ पे जब सिगमंड फ्रूड बात करते हैं ग्रेटिफिकेशन की, सीधी सी बात है, अगर हम देखें आज के जमाने में तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, मतलब हमें कुछ भी चीजें ताबड़तोड़ चाहिए, फटाफट चाहिए। तो ये क्या है, जब वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहा है तो सिगमंड फ्रूड बोलते हैं कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो मिलके ग्रेटिफिकेशन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा देखें तो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अब देखो अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस में, तो ईगो जो है वो मेरा कॉन्शियस ब्रेन, एंड आईडी एंड सुपर ईगो गेट्स इनटू अनकॉन्शियस ब्रेन। अब इसको और थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है। ओके, तो अब हर एक आईडी, ईगो और सुपर ईगो को अलग अलग तरीके से खोलते हैं और उसको समझते हैं। आईडी के ऊपर जब बात होती है तो इट्स अ वेयर हाउस ऑफ प्रिमिटिव एंड इम्पल्सिव ड्राइव। ओके, वेयर हाउस ऑफ प्रिमिटिव एंड इम्पल्सिव ड्राइव मतलब थर्स्ट, हंगर एंड सेक्स। तो अब जैसे मैंने ग्रेटिफिकेशन की बात करी, तो दिस आईडी बेसिकली seeks immediate satisfaction without the concern of a specific means of satisfaction. Okay, without any specific means भूख लगी है खाना दे दो, प्यास लगी है पानी दे दो, है ना, सेक्सुअल इच्छा जागी है तो उसको भी पूरा करो। तो ये प्रिमिटिव है और ये हर किसी में होता है। कोई बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता मेरे में, तो होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत जबरदस्त वाली भूख लगती है तो हमें जो भी मिलता है हम खा लेते हैं, और ऐसे खाते जैसे सालों साल हमें खाना नहीं दिया है। ओके, और
अगर इसको और आगे देखें तो सुपर ईगो, जिसको सिस्टम 2 भी बोलते हैं. So this super ego is a representation of traditional value and idea of society. Okay. तो सुपर ईगो क्या है? जबकि आईडी बोलता है प्रिमिटिव नीड्स को, प्रिमिटिव एंड इंपल्सिव ड्राइव्स के ऊपर काम करता है, जबकि सुपर ईगो बात करता है सोसाइटी के बारे में, ट्रेडिशनल वैल्यूज, कल्चर्स, है ना. अब सीधी सी बात है, अब ये ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, तो इट विल वर्क अगेंस्ट द आइडिया. ओके. And the role is to see that the individual satisfied need which are socially acceptable fashion. Okay, अब खाना तो चाहिए, खाना तो खाना है, पर वो भुक्खड़ की तरह नहीं खाएंगे. आराम से चम्मच, कांटा, छुरी, जिस तरीके से भी जहां पे भी बैठे उस हिसाब से खाएं. मतलब उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में बैठ के, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में बैठ के हम खाएंगे. Okay, so super ego is basically a kind of brake which is applied on ID. ID को ब्रेक लगाने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ भूख लगी है तो थोड़ा सा आराम से कंट्रोल कर, ऐसे भूखों की तरह जाना नहीं है. प्यास लगी है तो थोड़ा सा पेशेंटली, किसी को मारना नहीं. Okay? So any drives which come inside a physiological drive which awakes inside the body, वो भले इम्पल्सिव हो या कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, सुपर ईगो उसको रोकने की कोशिश करेगा. आगे देखें तो फिर तीसरा सिस्टम, जिसको बोलते हैं ईगो सिस्टम. ईगो इज इंडिविजुअल्स कॉन्शियस कंट्रोल. ये कॉन्शियस कंट्रोल है और ये इंटरनल मॉनिटर भी है ना. तो जैसे कि इस स्लाइड में हमने देखा, ईगो क्या है? कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है. तो कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म भी है, और इसलिए ये कंट्रोल मैकेनिज्म का काम करता है सुपर और आईडी के बीच में. अब मजे की बात देखो, ईगो क्या करेगा? वो बैलेंस आउट करेगा आईडी और सुपर ईगो को, कि कहाँ पे सोसाइटी के कल्चर को देखना है, कहाँ पे प्रिमिटिव नीड्स को या तो प्रिमिटिव वांट्स को फुलफिल करना है. तो इन दोनों के बीच में ईगो काम करेगा. सो बेसिकली ईगो का काम क्या है? ईगो बेसिकली इट बैलेंसेस द डिमांड ऑफ आईडी एंड कंस्ट्रेंट ऑफ ईगो. हाँ भैया ठीक है, चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम डाइट पे उतरे हैं, तो 15 दिन से डाइटिंग पे, चलो यार एक चीट डे तो हो ही सकता है ना. तो आईडी की डिमांड को भी रखा जाता है, बट कंस्टेंट ऑफ सुपर ईगो को भी समझा जाता है. तो दोनों को बैलेंस आउट करके किसी चीज पे काम करना है, तो दैट इज ईगो, है ना. तो कुछ ऐसा दिखता है. अगर इस डायग्राम को देखो या तो इस इमेज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया. अब देखो कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. अब ठीक है, वो प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ फर्क नहीं. बट एक चीज अगर आप देखोगे इन तीनों को, तो सुपर ईगो वो 10% कॉन्शियस है एंड बाकी का रेस्ट अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के बीच में डिवाइडेड है. और ईगो को देखो तो वो काफी हद तक वो कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन का है एंड आईडी इज प्योरली अनकॉन्शियस. आ गया. तो अगर फ्रूडन थ्योरी के स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि ये अनकॉन्शियस नीड के ऊपर काम करता है, और ये अनकॉन्शियस नीड किस तरीके से पर्सनैलिटी और मोटिवेशन फ्रेम करेगी, इसके ऊपर फ्रूडन, सिगमंड फ्रूड ने काम किया है. अब आगे बढ़ने से पहले और एक चीज भी बता दो कि फ्रूड थ्योरी को साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोला जाता है. ओके. तो ये है कि भाई आईडी जो है वो प्योरली अनकॉन्शियस है. ओके. तो मुझे पता नहीं है, तो काफी बार ऐसा होता है कि हम खाना खाने बैठते हैं, हम ये नहीं देखते आजू बाजू में कौन बैठा है और हमारे बाद कौन खाना खाने बैठ रहा है. हम काफी बार ये भी नहीं देखते, हम सीधा खा लेते, चपट लेते. तो ये वैसा सिस्टम है. और इस इमेज को और थोड़ा सा आगे देखें, है ना. तो ये इमेज कैसी है कि भाई इस इमेज को देखें तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. और इसी तरीके से थॉट, परसेप्शन कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है, मेमोरी, स्टोर्ड नॉलेज प्री कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है, इंस्टिंक्ट, फियर एंड सेल्फ मोटिव वो है अनकॉन्शियस. देखो एक चीज है ना, यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी. आगे हम फ्यूचर में जब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे लर्निंग में, लर्निंग कर जो चैप्टर चालू करेंगे उसमें हम इस चीज को भी समझेंगे कि भाई ब्रेन में अनकॉन्शियस पार्ट किस तरीके से काम करता है. ठीक है. तो ये इंस्टिंक्ट, फियर
ये प्री कॉन्शियस हो या सब कॉन्शियस माइंड हो या तो अनकॉन्शियस माइंड हो, ये एक रिकॉर्ड बटन की तरह होता है ना। ये अचानक से एक्टिव होता है, हमें पता नहीं होता। ओके, तो इसके ऊपर आज ज्यादा बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी में। फ्रूड, सिगमंड फ्रूड ने ही सजेस्टेड सर्टेन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। उसने इन स्टेजेस को 5 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनेटिक स्टेज। ओके, अब according to this theory, adults' personality is determined by how well an individual deals with the crises that are experienced while passing through each of the stages, particularly the first 3. तो सिगमंड फ्रूड, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, सेक्सुअल ड्राइव को हम जिस तरीके से सोचते वैसा नहीं सोचना है। सेक्सुअल ड्राइव को इस तरीके से सोचो कि बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो वो ऑपोजिट सेक्स को लेके, खुद के सेक्सुअल ऑर्गन्स को लेके किस तरीके से चीजों को समझ रहा है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी को फ्रेम करने में हेल्पिंग हैंड बनता है। ओके, तो हर एक स्टेज को सिंगल हैंडेडली देखते हैं। सबसे पहला ओरल स्टेज, इट रिफर्स टू द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। अभी आप जन्मे हो, नए नए हो, तो आपको पहला एक्सपीरियंस बच्चों का क्या होता है? बच्चों का सबसे पहला एक्सपीरियंस है ना, सकिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम लिप्स, थ्रू लिप्स, ऐसा बोलता, फ्रॉम लिप्स नहीं, थ्रू लिप्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चा करता है, और अब देखो बच्चा जब उसका कॉन्शियस तो एक्टिव हुआ ही नहीं अभी तक, अब ये जो कॉन्शियस एक्टिव नहीं हुआ है उसका कैसे मतलब वो करेगा काम? तो यहाँ पे कैसा होता है, बच्चा सबसे पहली चीज जो उसका एक्सपीरियंस होता है सोसाइटी के साथ या सोशल कांटेक्ट में, उसकी माँ के साथ जब वो कांटेक्ट आता है तो सबसे पहली चीज उसकी फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग, और वो अपने मुंह से करता है। अब जब लिप्स टच होते हैं तो सिगमंड फ्रूड ये बिलीव करते हैं, या तो सिगमंड फ्रूड ये मानते हैं कि माउथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव प्ले करता है किसी के सेक्सुअल डिजायर को जनरेट करने में। ओके, पूरे लाइफ के टाइम में माउथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सेक्सुअल डिजायर को अरोज करता है। अब ये सिगमंड फ्रूड का मानना है। बट इस तरीके से भी देखो तो आजकल की सोसाइटी में किस करना भी एक अलग तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। बट हम उस पर ना बात करते हुए थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। बट द फर्स्ट स्टेज, और देखो अच्छी बात तो ये है कि भाई यहाँ पे हमने सोशल कॉन्टेक्ट के ऊपर बात की। द फर्स्ट स्टेज प्रॉब्लम अराइज एट द एंड ऑफ द ओरल स्टेज व्हेन द चाइल्ड is made to wean or deprive from the mother's breast or from the feeding of bottle. मतलब यहाँ पे बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल से जो वो फीड करते हैं दूध, वो छुड़वाना सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है फर्स्ट स्टेज में। ओके, ओरल स्टेज। अब सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं। तो कि सेकंड स्टेज इज नोन एज एनल स्टेज एंड इट रिफर्स टू द सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ। Now, the child's primary source of pressure is to try to control the bowel movement. मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग। मजा आता है इसमें। बच्चे जनरली पॉटी करने के लिए नत नए नाटक करते हैं, है ना, वो कहीं पे भी सुसु कर लेंगे, कहीं पे भी पॉटी कर लेंगे। उनके लिए वो पॉटी मतलब वो टॉयलेट ट्रेनिंग हर एक पेरेंट्स के लिए सरदर्द होता है। ओके, दिस मेथड, अब इसमें भी देखो फ्रूड क्या बोलते हैं, जिस तरीके से ये मेथड सिखाया जाता है दैट इन्फ्लुएंसेस द इन द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। जब वो बड़ा होता है तो वो चीज उसको इनग्रेव्ड हो जाती है। वो जो जब छोटा होता है, पेरेंट्स अगर वो चीज ढंग से नहीं सिखाते तो बहुत गंदी तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। अगर उसको बहुत ढंग से सिखाया जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी के अंदर। ओके, और वही चीज फ्रूड बोल भी रहे हैं, द मेथड यूज्ड by the parents will have an influence on the personality exhibited during the child's adulthood. Now, we get into the third stage, that is phallic stage. It refers to the fourth year of life. जब हम fourth year की बात करते हैं, now sexual pleasure by examining the sexual organ and showing interest in the matter of birth and sex. Okay, ये चीज भी समझो। अब fourth year of life आया, धीरे धीरे उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और वो ये भी पूछना शुरू करेंगे बच्चे कि भाई बच्चा कैसे पैदा होता है, कहाँ से आता है। तो फ्रूड ऑब्जर्व दैट हाउ द चाइल्ड रिजॉल्व हिज क्राइसिस
will be reflected in his or her relationship with the person of the opposite sex. तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट जब वो करता है एक बच्चा, क्राइसिस किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, क्राइसिस को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, वो उसके पर्सनैलिटी को फ्रेम करने में काम आता है। अब यहाँ पे ये भी छोटे बच्चों की एक थोड़ी सी मस्ती वाली बात भी देखें, जैसे एक कपल अपना एक अच्छा सा किस्सा सुना रहे थे, फैमिली एल्बम देख रहे थे उन लोग शादी का, और उनका बच्चा आके बोला मैं इस एल्बम में क्यों नहीं, जब आपकी शादी हो रही थी तो why wasn't I there into that particular marriage, और वो रोने लगता है। तो ये वो स्टेज है लाइफ का कि जहां बच्चा ऑपोजिट जेंडर को भी समझने की कोशिश कर रहा है और खुद की चीजों को भी समझने की कोशिश कर रहा है, और एक तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले होता है पर्सनैलिटी को फ्रेम करने के। अब आगे चले तो फोर्थ स्टेज में है लेटेंसी स्टेज। इट रिफर्स टू द 5th ईयर ऑफ एडोलसेंस। अब यहाँ पे बच्चा सेक्सुअल मैटर्स से उसका पूरा मतलब इंटरेस्ट जो है लॉस हो जाता है, ही इज मोर इंटरेस्टेड इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। He or she acquires knowledge and skills needed to move along with the workday world। मतलब डेली टू डेली लाइफ में क्या नॉलेज चाहिए, किस तरीके से चलना है, उसके ऊपर काम होता है। अब लेटेंसी स्टेज को देखें तो लेटेंसी स्टेज थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट होल्सबर्ग थ्योरी से कनेक्ट करती है, जहां पे एडोलसेंस में बच्चा पूरे दिन में डे टू डे लाइफ में किस तरीके से बिहेव करना है। तो यहाँ बच्चा ये भी सीखता है कि हाउ टू अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर, इसलिए बच्चा यहाँ झूठ बोलना भी सीखता है। बच्चा यहाँ पे कैसे अपनी जिद मनवाना है वो भी सीखता है। तो होल्सबर्ग थ्योरी का फर्स्ट स्टेज एंड फ्रूडन थ्योरी का फोर्थ स्टेज ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है यहाँ पे, ठीक है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स ढंग से बच्चे को सिखाते हैं, समझाते हैं, और मारने की जगह पे उसको समझाने का काम ज्यादा करते हैं, तो बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी फ्रेम हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज की बात करें तो इट रिफर्स टू द एडोलसेंस टू अडल्टहुड, मतलब 5 साल से लेके 15 साल तक। So individual experiences and increased awareness of interest in the opposite sex also goes beyond the self-oriented love and love for parents। अब यहाँ पे वो होता है कि भाई लैला मजनू वाली सिचुएशन भी शुरू हो सकती है। बंदा मतलब लड़का दूसरी लड़की में प्यार ढूंढता है, वो समझता है कि मैं इस लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूँ, तो लड़की बोलती है कि मैं इस लड़के से बेइंतहा प्यार करती हूँ। तो ये भी एक तरीका है, और खुद के लिए खुद का प्यार एक बहुत बड़ा हो जाता है, और वो प्यार माँ बाप से ऊपर चला जाता है। सो 5th स्टेज में इस तरीके से चला। तो ये जितने भी स्टेजेस हमने देखे, ओरल, एनल, phallic, latent and genital stage, so these were the 5 stages। और सिगमंड फ्रूड ये बोले हैं कि इन 5 स्टेजेस को अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंदे की पर्सनैलिटी किस तरीके से बनती है। अब देखो फ्रूड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग एप्लीकेशंस भी देखो। The researcher believes that human drives are largely unconscious and consumers are primarily unaware of the true reason for buying what they buy। तो इसी चीज पे एक चीज भी देखो, एक एग्जाम्पल देखो, अपने वार्डरोब खोल के देखो, कितने कपड़े आपने जो खरीदे हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, और कितने कपड़े आप एक्चुअली पहन रहे हैं। तो फ्रूट मतलब मार्केटिंग एप्लीकेशन कुछ हद तक सही भी है कि 90% ऑफ द टाइम, इसको मैं क्वांटिफाई ना करते हुए सीधा ऐसा भी कहूंगा कि many times we purchase those things which we don't know why we have purchased it, and it has been kept inside our home without any reason। It is not only clothes but everything which we purchase। So 90% of the time, वापस sorry using 90%, but yes काफी बार ऐसा होता है कि हमारा जो परचेजिंग होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और मार्केटिंग एप्लीकेशन में ये भी देखना है कि परचेज और कंजम्पशन किस तरीके से है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी फ्रेम करती है ना। लाइक हमारे ग्रूमिंग्स, हमारी ज्वेलरीज, हम किस तरीके के कपड़े खरीद रहे हैं, किस तरीके की कार खरीद रहे हैं, हमारी क्या नीड्स हैं, किस तरीके से हम अपनी नीड को फुलफिल कर रहे हैं,
वो सारा बेसिकली पर्सनैलिटी के लिए ही टारगेटेड है, और जो भी मार्केटर है उसको इस तरीके से टारगेट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी को टारगेट करना चाहते हो। उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अगर कम्युनिकेट करोगे तो काफी लोग समझ जाएंगे, और उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट आगे बिक भी सकता है। ओके, और इसी से आगे एक नया वर्ड भी आता है, जो नया कॉन्सेप्ट भी आता है, दैट इज ब्रांड पर्सनैलिटी। ओके, तो ब्रांड पर्सनैलिटी क्या कहता है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज दैट सम ब्रांड एक्वायर इन ब्रांड पर्सनैलिटी। ओके, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक इमेज एक्वायर कर लेते हैं, है ना? तो इमेज, तो कि भाई इस इमेज को क्या बोलेंगे? तो ये इमेज को सेट्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बिकम्स एसोसिएटेड विद द ब्रांड। So consumer perceive brand personality in terms of 5 basic dimensions. अब ये 5 basic dimensions क्या है? तो कि sincerity, down to earth, excitement, spirited and imaginative, competent, reliable and intelligent, sophistication, upper class and charming, and ruggedness, outdoorsy, tough, and adventurous. तो mall, website, geographic areas such as cities and regions can also acquire personality. Okay. हर जगह, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं बोल सकते कि पर्सनैलिटी एक्वायर नहीं कर सकते। हर जगह की एक अपना ऑरा होगा और एक जगह की पर्सनैलिटी होगी। तो ब्रांड पर्सनैलिटी क्या है? क्या इनमें से कुछ ऐसी चीजों को पकड़ के चलते हैं कि भाई ये ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। सीधी सी बात है, दैट इज ब्रांड पर्सनैलिटी। और आगे इसको और थोड़ा सा खोलते हैं तो ये भी समझ में आता है। तो ब्रांड एक्वायर्स पर्सनैलिटी वेदर मार्केटर वांट्स देम और नॉट। दीस पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस परचेसेस। Yes, that is true. At certain point of time, brand doesn't acquire any. The marketer doesn't want that brand to acquire certain amount of personality, but yes, they do acquire it. That is why it is needed to manage personalities of the brand by the marketer. और यहाँ से एक नया word या तो नया concept आता है, that is brand personification. Creating consumers' perception of the attribute of a product or services into a human-like character. है ना? ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी का यंगिस्तान, जॉन अब्राहम और शाहरुख खान, ये क्या है? ये ब्रांड पर्सोनिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल धूम मूवी जब आई और जॉन अब्राहम जब उसमें वो हायाबुसा चलाते हुए देखा लोगों ने, और उसके बाद जब यामाहा इंडिया ने जब जॉन अब्राहम को ब्रांड एंडोर्स करवाया, वो एक यामाहा और जॉन अब्राहम इमेजेस मैच हुए और यामाहा का एक इमेज बना, ब्रांड पर्सोनिफिकेशन। जब भी आप यामाहा की कोई भी स्पोर्ट्स बाइक को देखते हो तो आपके दिमाग में जॉन अब्राहम आएगा। वो ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक लवर है तो वो स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा खरीदता है। ये भी समझ रहे हैं। अब यहाँ से जैसे फ्रूट थ्योरी हमने पढ़ी, तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट ने बोला तो बहुत अच्छी बात है, इसके अगेंस्ट में भी काफी लोग गए, तो न्यू फ्रूटन थ्योरी भी बनी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सोशल रिलेशनशिप प्लेज अ वाइटल रोल and development of personality. ठीक है, सोशल थ्योरी मतलब दिस थ्योरी आल्सो सेज कि सोशल रिलेशनशिप। अब न्यू फ्रूडन थ्योरी वाले काफी सारे ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी सोशल रिलेशनशिप की वजह से बनती है और सोसाइटी की वजह से बनती है। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, ये भी एक सही तरीका है, बट हर चीज सोसाइटी से रिलेटेड है ऐसा जरूरी भी नहीं। So it disagrees that food's contention that personality is primarily instinctual and sexual in nature. Okay, तो ये लोग ऐसा कहते हैं न्यू फ्रूडन थ्योरी वाले कि भाई फूड की जो कंटेंशन है, तो जो उसने बोला है कि पर्सनैलिटी इज प्राइमरली इंस्टिंक्चुअल एंड सेक्सुअल इन नेचर, तो ये गलत है। इसमें अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीजें कही। अल्फ्रेड एडलर he said, he emphasized that individuals strive for superiority, means feeling of inferiority नहीं चाहिए उसको in social context। मुझे कहीं नीचा नहीं दिखा, है ना? So all the efforts of individual will aim at perfecting oneself. This he called a style of life. Fair enough. ये भी एक सही है context. So in other words, individual seeks to attain various rational goals in style of life. Okay, तो ऐसा भी माना जाता है कि भाई मतलब अल्फ्रेड एडलर ये बोलना चाहते हैं कि जितनी भी बातें होती हैं, मतलब बंदा जिस तरीके से अपने लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में वो अपनी पर्सनैलिटी फ्रेम कर रहे हैं। तो वो चाहता है कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को इंफीरियर फील करवाना नहीं चाहता, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा एक ऑथर है जिसका नाम है हैरी स्टेक सुलिवन। He said that people continuously attempt to establish significant and rewarding relationship.
with others. And he particularly concerned with the individual's effort to reduce tension such as anxiety. अब इन्होंने एक नया ही आयाम दे दिया, तो भाई रिलेशनशिप चाहिए, रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप चाहिए, उसके बेसिस पे हम हमारी पर्सनैलिटी फ्रेम करते हैं. ओके, तो पर्सनैलिटी पे किस तरीके का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहेगा, तो रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप है या नहीं है, तो टेंशन को कम करने, एंजाइटी को कम करने के लिए जो रिलेशनशिप में काम करते हैं, उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी बन रही है. ठीक है, ये भी एक तरीका, मतलब ये भी एक पर्सपेक्टिव है. उसके बाद नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज केम फ्रॉम कैरन हैर्नी. She said she believed that the main drive of an individual was to cope up with anxiety. Okay. And she also believed that personality is developed as an individual learns to cope up with the basic anxieties that stems up from parents child relationship. तो माँ बाप के रिलेशनशिप से जो एंजाइटी कंट्रोल की जाती है, तो जिस तरीके से बच्चा एंजाइटी को कंट्रोल करता है, तो समझता है माँ बाप के रिलेशनशिप में, है ना, एक बच्चे के माँ और बाप के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे वो अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करता है. तो उसने इस चीज को आगे लेते जाते हुए ये भी कहा कि शी क्लासिफाई दिस पर्सनैलिटी ग्रुप इनटू 3, है ना, जिसका नाम है कंप्लायंट, एग्रेसिव एंड डिटैच्ड. So there are 3 kind of personality. One, which is known as compliant personality. These individuals are those who move towards others. They desire to be loved, wanted, and appreciated. They prefer using named branded product. Okay. Aggressive kind of personality. These are the individual who moves against others. So they desire to excel and win the administration. ये भी एक तरीका है. Okay. So they are the macho kind of personality. तीसरा तरीका या तो तीसरी type of personality, that is detached personality. So these individuals are those who move away from others. Okay, fair enough. Okay, so they desire to be independent, self-reliant people. They want freedom. So Karen Harney said that कि भाई बंदा जो है, तो इंडिविजुअल जो है, वो अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में रहा है, उसके बेसिस पे वो अपनी पर्सनैलिटी बनाता है. ओके, इसके बाद आता है कि इन्हीं न्यू फ्रूडन थ्योरी को मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखो, तो किस तरीके से देखो. मेरी मार्केटर, देखो अब एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारी थ्योरीज को इंट्यूटिवली यूज करना पड़ेगा. आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हो, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी समझते हो, किस तरीके से एफिलिएशन करना चाहते हो, किस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहते हो. तो ये सारी चीजें, मतलब हॉर्नी के क्लासिफिकेशंस को ले लो, हैर्नी के क्लासिफिकेशंस को ले लो. सॉरी, यहाँ पे हॉर्नी लिखा हो, बेसिकली वो नहीं है. क्लासिफिकेशंस को ले लो, तो आप अपने हिसाब से देखो. जैसे डिटैच इंडिविजुअल है, तो आप क्लोजअप की एड को देख लो, गोदरेज हेयर डाई की एड को देख लो. तो आप क्या कर रहे हो, डिटैच इंडिविजुअल को दिखा रहे हो कि भाई वो डर रहा है, उसको दिखाना नहीं है किसी को कि भाई मेरे बाल सफेद है या तो मेरे दांत पीले हैं. ओके, सो ये थी पर्सनैलिटी थ्योरी में फ्रूडन थ्योरी एंड नियो फ्रूडन थ्योरी. ओके, तो आज यहीं तक. थैंक यू स्टूडेंट्स. विल मीट अगेन in the next lecture.